नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। लग गए वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी के नाम, उनके चेहरे, उनके मैजिक से चुनाव जीतना आसान हुआ करता था। अब चुनाव आते ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर जाती है, कांपने लगती है। तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद, तमाम तरह के अपने हक में, अपने फेवर में चीजें कराने के बावजूद भी उसको ये श्योरिटी नहीं है या फिर वो इतनी मुतमईन नहीं है कि वाकई में उसे जीत हासिल हो पाएगी। हरियाणा में आपने देखा था कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव आयोग भागा भागा बीजेपी जो है चुनाव आयोग पहुंची और उसने कहा कि तारीखों में बदलाव किया जाए और आखिरकार वही हुआ। चुनाव आयोग ने उनकी सुनी और तारीखें बदली गई, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर कर दी गई। अब आप ये देखिए कि महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव जो 13 राज्यों की 47 सीटों पर होने जा रहे हैं, उसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश के खास तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। वो तमाम तरह के सांप्रदायिक हथकंडे, तमाम तरह की चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये श्योर नहीं है कि आने वाले उपचुनाव में उसे चंद सीटों पर भी जीत हासिल हो पाएगी। तो एक बार फिर से उसने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि 13 तारीख को जो उपचुनाव होने जा रहे थे वो 13 की जगह 23 को हो, यानी कि लगभग 1 हफ्ते वो डिले करवाना चाहते हैं इस पूरे चुनाव को। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, सामने आते हैं, तारीखों का ऐलान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी नर्वस होती हुई नजर आती है। महाराष्ट्र और झारखंड की भी बात करना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स ले रहा है। आज भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, महाराष्ट्र में चल रही है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूले पर मोहर लगाई जाएगी। ये बताया जा रहा है कि 260 सीटें हैं जिस पर आम सहमति बन गई है 288 में से, और बाकी सीटों को लेकर अभी चिंतन मंथन शुरू हो गया है। चिंतन मंथन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की या उनके गठबंधन महायुति की बात करें तो वहां पर एकनाथ शिंदे जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। एकनाथ शिंदे का साफ तौर पर यह कहना है कि वो 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहीं ना कहीं कहा गया है और ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे एक तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। भले ही आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि हरियाणा में जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और उसको ये लग रहा है कि हरियाणा की जीत के रथ पर सवार होकर वो महाराष्ट्र, झारखंड और आने वाले उपचुनाव में जीत हासिल कर लेगी। लेकिन उसके लिए जहां डबल इंजन की सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं। मराठा नॉन मराठा कराकर जहां भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था, लग रहा है अभी भी कि ओबीसी जो वोट बैंक है वो उसकी तरफ खिंचा चलाएगा या फिर जो अपर कास्ट वोट बैंक है वो उसके तरफ चला जाएगा, तो अब उसकी ये चाल पूरी तरीके से उसी के ऊपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा 2019 में देवेंद्र फडणवीस को लगा कि चलिए मराठा आरक्षण दिया जाए और उन्होंने इसकी कवायद शुरू की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस कवायद पर या उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि चलिए ये भी एक अच्छी अच्छी बात हुई उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मराठा और नॉन मराठा की इस जंग में उनको लगा कि ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके पास खिंचा चलाएगा। लेकिन दो दो चेहरे आप ये देखिए, एकनाथ शिंदे और उसके साथ साथ अजीत पवार, दो बड़े चेहरे जो कि मराठा हैं, वो सरकार में शामिल हैं। तो इससे ओबीसी वोट बैंक भी नाराज हो गया और मराठा वोट बैंक तो पहले से ही नाराज है। ऐसे में आरएसएस ने अब अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे ये कहा है कि, और खासतौर पर विजयदशमी पर ये मैसेज दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा जो दलित हैं उनसे संवाद करिए और उनको एक तरह से ये बताइए कि हार्ड हिंदुत्व की जो सियासत है उसकी तरफ लाने की कहीं ना कहीं कोशिश आरएसएस की, और आरएसएस की तरफ से ये कहा भी गया था, हिंदू राष्ट्र की बात कही गई थी, तमाम हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही थी। नरेंद्र मोदी ने भी तमाम हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही थी। और आपको याद ही होगा कि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था
कि उनका वोट बैंक तो उन्हें वोट दे देगा, लेकिन अगर आप बटेंगे तो उन्होंने उसको लेकर एक तरह से चेतावनी दी थी। वहीं आज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन अब लग रहा है कि फूक फूक कर कदम रख रहा है। हरियाणा में हुई हार के बाद वो चाहे ईवीएम को लेकर लगातार उसकी जो जंग है वो तेज हो रही है, या फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, और आज जो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई महाविकास अघाड़ी की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन का वोट बैंक है। इसको लेकर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि इसकी शिकायत वो राज्य चुनाव आयोग में करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी बहुत सतर्क इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेगी। वो ईवीएम से लेकर तमाम चीजों का, चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम से लेकर तमाम चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करती रही है ये छिपा नहीं है। हरियाणा में हार के बाद अब लगातार जिस तरह के डेटा मैनिपुलेशन जो है वो सामने आ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं ये पोल खुलती है। और लोकसभा चुनाव के बाद भी हमने देखा था कि इसी तरह की खबरें लगातार हमारे सामने आई थी। झारखंड की बात करूं तो झारखंड, कल राहुल गांधी झारखंड पहुंचने वाले हैं, और वहीं आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ अभी घटक दल है उनको लगातार खुश करने में लगी हुई है। झारखंड में उसने अपने सीट के फॉर्मूले को पर मोहर लगा दी है, और उसने जेडीयू को भी सीटें दी हैं, इसमें आजसू को 10 सीटें दी हैं, और एलजेपी को भी उसने 1 सीट दी है। यानी कहीं ना कहीं उसको ये डर है कि अगर जो उनके घटक दल हैं उसको अगर उसने खुश नहीं किया, जो बैसाखियों पर टिकी हुई जो उसकी सरकार है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकती है। क्योंकि जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है बिहार में, उसने बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जो हार्ड हिंदुत्व का चेहरा है, और उससे बीजेपी ने तो किनारा किया ही, लेकिन जेडीयू ने भी सख्त अल्फाज में ये बता दिया कि इस तरह की यात्रा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सेकुलर स्टेट है और इसमें हर धर्म को साथ में लेकर चलने की बात जेडीयू जो लगातार करती रही है, समाजवाद की राजनीति की बात करती रही है बीजेपी के साथ होते हुए भी, उसकी बात उसने एक बार फिर से कही है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल सर पर है। 20 तारीख को एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएंगे, 2 चरणों में 13 और 20 को झारखंड में चुनाव होंगे, 13 तारीख को उपचुनाव होंगे तमाम सीटों पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या बुरी तरीके से चारों तरफ से फंस चुकी है, क्योंकि ना तो उसके राष्ट्रवाद का मुद्दा काम आ रहा है, ना हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा काम आ रहा है, ना ही उसकी सांप्रदायिक सियासत में से जो उसको लग रहा है कि धार मिल जाएगी, ना ही वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर चाहे वो झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अगर कोई एक चीज काम करेगी मुद्दों से भी ऊपर, जिसको इंडिया गठबंधन को भी समझने की जरूरत है, वो है जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी, जिसको अगर इंडिया गठबंधन कहता है तो बीजेपी उसे जातिवाद कहती है, लेकिन जब वही चीज भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो उसको सोशल इंजीनियरिंग कहती है। और यही सोशल इंजीनियरिंग और यही जातीय गोलबंदी ही, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर महाविकास या फिर महायुति हो, यानी कि बीजेपी का जो गठबंधन है, उसको कामयाबी दिला सकता है। महाराष्ट्र में ये स्थिति बहुत ट्रिकी है, जहां पर एक तरफ आप देखिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर बहराइच से लेकर तमाम जगहों पर जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव है वो आपने देखा है, और वहां किस तरह की सियासत की जाती है। वहीं महाराष्ट्र में आप ये देखिए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए किस तरह से मौजूदों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, वो भी आप देखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि जहां उसको जिस तरह की सियासत सूट करती है वहां वो उस तरह की सियासत करती है। लेकिन क्या उसकी ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स काम करती हुई नजर आएंगी? क्या अब तक जो सीट शेयरिंग को लेकर उसका पूरी तरीके से पेच फंसा हुआ है, क्या वो सुलझ पाएगा? क्या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से, जातीय समीकरण के, सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय के, इसके अलावा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के, जिसके बिना पर महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सफाया हुआ, और सबसे तगड़ा झटका अगर जिन राज्यों में से लगा उनमें से एक महाराष्ट्र था। तो क्या यही तमाम चीजें इंडिया के फेवर में काम करेंगी, और यही तमाम चीजें क्या महायुति के लिए गले की फांस बनेगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे हम इस
जिसकी चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं। राकेश अचल जी हैं, जाना माना चेहरा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ वीरेंद्र सेंगर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में, आज पहली बार वो जुड़े हैं। और मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। डॉक्टर सुनीलम, मैं आपके पास आऊं इससे पहले राकेश अचल जी, आपसे मेरा सवाल। हरियाणा की हार हमने देखी, उसके बहुत सारे कारण हैं, और उसमें जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए जिनके लिए बीजेपी जानी जाती है, वो भी हमारे सामने अब लगातार उसकी चर्चाएं हो रही हैं। उसको लेकर डेटा सामने आ रहा है, कैसे ईवीएम से लेकर तमाम चीजें संशय के घेरे में है, वो भी हमने देखा। और एक बयान शायद आज आपने सुना हो एलन मस्क का, जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने तक कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जो भी चीज कंप्यूटर से जुड़ी हुई है उसको हैक किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। अब देखना होगा कि क्या उनका भी मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राकेश अचल जी, अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव और होने वाले उपचुनाव, इसमें आपको क्या लग रहा है, मुद्दे हावी होते हुए नजर आएंगे, या आपको लग रहा है जातीय गोलबंदी जो पार्टी जितने बेहतरीन तरीके से कर पाएगी उसको उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी? धन्यवाद बुशरा जी, और सभी साथियों का और आपके देशबंधु लाइव के दर्शकों का स्वागत है। देखिए, आपकी जो प्रस्तावना है, अच्छी लंबी खासी प्रस्तावना में सारे सवालों के जवाब उसी में निहित हैं। तो अब सवाल महाराष्ट्र का और झारखंड का है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि ये क्या किस तरीके से लड़ा जाएगा चुनाव, तो पिछले हम 1.5 साल से आम चुनाव के वक्त से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है चुनाव लड़ने का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो जिन जिन हथकंडों के सहारे चुनाव लड़ती आई है, उन्हीं का इस्तेमाल लगातार कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी उसने ये किया, हरियाणा में भी ये किया, और जाहिर है कि वो महाराष्ट्र में और हमारे झारखंड में भी यही सब करेगी। उसका पहला तरीका तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ राजनीतिक दल जो उसके प्रतिद्वंदी हों या उसके सहयोगी हों, उनमें तोड़फोड़ करती है। आपने देखा हरियाणा में जैसे जेजेपी थी, उसको तोड़ दिया, पहले उसकी सहयोगी थी। उसके पहले पंजाब में कभी अकाली दल होता था, वो टूटा। बिहार में भी जेडीयू टूटते टूटते बची, और झारखंड में भी देखिए जेएमएम को उसने तोड़ दिया। तो अब इस टूटी हुई राजनीति में वो अपनी धुरी साधने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र इससे सबसे बड़ी प्रयोगशाला होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल शिवसेना को तोड़ा बल्कि एनसीपी को भी तोड़ा था, और इन दोनों के जो ईंट रोड़े हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी की साथ सरकार में हैं। लेकिन अब संकट ये आ रहा है कि ये जो ईंट रोड़े हैं, चाहे वो अजित पवार गुट की एनसीपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, ये दोनों अपने अपने हिस्से का जो होता है ना गोश्त मांग रहे हैं, पॉलिटिकल गोश्त। तो उनको 110 सीटें चाहिए तो उनको 80 सीटें चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर सब सीटें इनको ही इतनी ज्यादा दे दी गई तो फिर सरकार अगर बन भी गई मान लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में क्या आएगा। तो अंदर खाने की खबर यह है कि हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उन्होंने पिछले दिनों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, और उसमें इशारा किया कि अगर मौका आया तो हम अकेले लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती भी यही है कि वो अपने सहयोगियों को उलझाए रहे और आखिरी क्षणों में जाकर के ये फैसला सुना दे कि हम अकेले लड़ेंगे, जैसा कि हरियाणा में हुआ। अब हरियाणा के नतीजों को लेकर के देखिए बहुत बात हो चुकी है, कहाँ क्या गड़बड़ी हुई, किसने क्या ऊंच नीच किया, जातीय गणित लगा कि नहीं लगा, वो सब पुरानी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने घोड़े हो सकते थे वो हरियाणा में भी खोले, वो जम्मू कश्मीर में भी खोले, और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इस समय, वो भी आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर चलने वाली सरकार है। कारण ये है कि उस सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, और यही स्थिति अगर महाराष्ट्र और झारखंड में दोहराई गई तो आप मानकर चलिए कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो संकट में पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नीचे से नीचे जो स्तर है उस तक जाने के लिए अभिशप्त भी है और जानी भी जाती है।
और अब महाराष्ट्र का चुनाव केवल जातीय आधार पर नहीं होना है, मराठा गैर मराठा में नहीं होना है, यहाँ पर खून रेजी शुरू हो गई है और एक तरह का नया ध्रुवीकरण हो गया है। जो लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक डॉन होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता की अभी हत्या करवाई है अपने गुरुओं से, सलमान खान को धमकी दी है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी है, उससे जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का टारगेट सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यकों को निशाने पर रख करके इस बार ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। झारखंड में प्रयोग अलग होंगे क्योंकि वो आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन वहां भी कोशिश यही है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको तोड़ने के बाद जो चंपई सोरेन साहब थे उनसे कितना लाभ लिया जा सकता है। वहाँ जो छात्र संगठन है जो अब राजनीतिक लड़ाई भी लड़ता है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें दे दी हैं। बावजूद मुझे लगता है कि वहाँ इन दोनों राज्यों में जो चुनाव है स्वाभिमान का चुनाव है। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता के प्रति अमित शाह साहब ने पिछले दिनों जो भी टिप्पणियां की वो पूरे महाराष्ट्र की जनता को आहत कर गई, चाहे वो एनसीपी का सदस्य हो या ना हो। यही बात झारखंड में हुई कि जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा गया, वहां के मुख्यमंत्री को ईडी के मामलों में फंसा के जेल रखा गया, तो वहां की जनता भी जो आदिवासी बहुल जनता है वो बहुत आहत है। तो आहत जनता भारतीय जनता पार्टी को क्या तस्तरी में रख के देगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक हफ्ते बाद इस चुनाव का रंग हम सबके सामने उभर कर सामने आने लगेगा। जी बुशरा। जी, बिल्कुल। रैलियाँ जब शुरू होंगी और रैलियों में जिस तरह के भाषण में जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी क्योंकि इसके मास्टर तो हैं ही हमारे प्रधानमंत्री। हमने लोकसभा में देखा कि उन्होंने किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो सब कुछ होगा महाराष्ट्र की सियासत में जिससे बीजेपी को लगता है कि उसको जीत हासिल हो सकती है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होगा, वो जातीय गोलबंदी भी होगी, वो जिसको कहती है सोशल इंजीनियरिंग और कोई दूसरा करे तो जातीय राजनीति वो भी की जाएगी। तो हर तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। एक जहां पर उसको लगेगा कि वो जीत हासिल नहीं कर सकती तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो करेगी, उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो वो सारी चीजें की जाएंगी और चुनाव आयोग तो फिर है ही। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, मेरा आपसे सवाल, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव, यहाँ पर आपको क्या लगता है? अभी हम ये देख रहे हैं जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव जो है अलग अलग जगहों पर हमें देखने के लिए मिल रहा है और बीजेपी को ही लगता है कि उसका फायदा जाहिर सी बात है उसको होता है और उसको होगा। ये आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो हम चुनाव देखेंगे या झारखंड में जो हम चुनाव देखेंगे उसमें ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है ये हमें चरम पर देखने के लिए मिलेगा? मुद्दे हावी होंगे या जातीय गोलबंदी? बुशरा जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जो टेक्निक जानती है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ही टेक्निक जानती है और इसलिए उसी टेक्निक के लिए आपने देखा कि एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं वो एकदम स्पष्ट हैं और बहराइच के अंदर जो कुछ हुआ उससे एक बात तो ये बात साफ समझ में आ गई। जी, लगता है उनके सिग्नल्स में प्रॉब्लम है। जी, आपके पास में लौट रही हूँ सुनीलम जी, आपके सिग्नल्स में कुछ इशू है। लेकिन वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर अगर बात की जाए 9 सीटों पर वहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है और किस तरह से लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में एक तरह की नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये, उस सब के बावजूद भी बीजेपी चाहती है कि 13 की जगह 23 को चुनाव किए जाएं और वो टालना चाहती है चुनाव को, बाकायदा तौर पर इसको लेकर उसने कहा भी है। अभी की स्थिति आपको किस तरह की नजर आती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की, हम तीनों की बात करें तो? उषा जी, अभी तक की जो स्थिति है उसमें बीजेपी काफी घबराई हुई है। अगर वो घबराई नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने वाले थे, जो कि अब 9 हो रहे हैं, तो एक में कानूनी अड़चन आ गई है। अगर वहां पर उसको लगता है कि वो सामान्य हथकंडों से
जो अभी तक वो आजमाती रही है वो जीत सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जो बहराइच का जो दुष्कर्म हुआ है वो शायद नहीं करते। ठीक है, बीजेपी को तत्कालिक कुछ फायदा मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरे प्रदेश में उसका फायदा मिलेगा। या इनकी कोशिश थी कि बहराइच के दंगों से और बहराइच की तमाम अनर्गल अफवाहों से इसका असर पूरे देश में पड़े, खासतौर से महाराष्ट्र में पड़े और झारखंड में पड़े, जहां चुनाव की चुनौती है। तो मुझे लग रहा है कि एक दो दिन तो इनके जो इनका सोशल मीडिया है और इनका जो प्रचार तंत्र है, अफवाह तंत्र है, उसने काफी कमाल दिखाया। उसने जिस बच्चे की जिस लड़के की हत्या हुई उसको लेके तमाम अनर्गल प्रचार किया कि उसको उसको किस तरह की यातनाएं दी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ साफ हो गया है कि किस तरह का प्रचार किया गया। तो मुझे लग रहा है कि इस ये चुनाव तक ये इसको खींच नहीं पाएंगे। तनाव बढ़ा है, लेकिन क्या है कि तनाव ये हमेशा बीजेपी कोशिश करती थी कि जो गरीब तबका है और खासतौर से जो दलित तबका है, ओबीसी, उनको भड़काती थी, क्योंकि दंगे में सवर्ण नहीं उतरते थे आमतौर पर, और या पैसे वाले नहीं उतरते थे, वो इनको शराब या पैसे देके उकसाते थे। अब स्थितियां बदल गई हैं सामाजिक समीकरण की, तो ओबीसी अब कहने से इनके जाते नहीं है। और अब क्या है कि सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि घंटों के अंदर ही तथ्य आ जाते हैं, सच्चाई आ जाती है। सच्चाई ये आ गई कि किस तरह से इन्होंने एक साजिश करके एक मुस्लिम के घर पे ट्राई की थी और उसके घर पे तमाम उपद्रव किया था। उसमें बचाव में या जिस तरह से की, ठीक है, उसकी जो सजा मिलती है उसको दी जाए, लेकिन पूरे मुसलमानों को टारगेट करना और ये करना, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को ये उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि ओबीसी में जो मेरी कुछ बात हुई बहराइच से लेकर दूसरे जिलों तक, यहाँ यूपी में भी जो मध्य यूपी में चुनाव होने वाला है वहां भी, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। और जी जिस तरह से बड़ी स्मूथली बंटवारा हो गया है कांग्रेस का और सपा का, मुझे लग रहा है कि उनके लिए चुनौती बनी हुई है। और इसमें चुनौती खासतौर से जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, जिनके अंदर से बहुत उनको चुनौती मिल रही है। सब जाहिर हो चुका है कि शाह जी उनके पीछे लगे हुए हैं और इस चुनाव में वो काफी लूज करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, अग्नि परीक्षा होगी। तो मुझे लग रहा है वो अग्नि परीक्षा बाकी है और बहराइच दंगों का कोई बड़ा व्यापक असर पड़ने वाला नहीं है। उषा जी। जी बिल्कुल, आपके पास में लौट रही डॉक्टर सुनीलम, अगर आप आवाज पहुंच रही है आपके पास तो अपने सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। यहाँ पर तो लगता है अनम्यूट आपकी है, आवाज इसके मुझ बावजूद तक। भी। जी 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 ना भाई। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी नाउ आई कैन हियर यू। जी जी बोलिए। ओके। यहाँ पर जो बात बरकरार हैं, संपादक रहे हैं, उसके ही उससे सहमति व्यक्त करते हुए मैं इसमें जोड़ना ये चाहता हूँ कि असल में भारतीय जनता पार्टी जो तरीका जानती है वही तरीका वो अपनाने का काम करती है। और उसने बहराइच के अंदर जो प्रयोग किया उसमें बहुत आगे तक जो है उसमें गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन गड़बड़ इसलिए नहीं हुई कि लोग इस खेल को समझ चुके हैं। बहराइच के जानते हैं जो है वीरेंद्र जी, वहां पर एक सूर्य कुमार करके हैं, चंद्रशेखर जी का एक था वहां पर सेंटर, वो चलाते हैं। कल लखनऊ में वो मिले और उन्होंने विस्तार से बताया कि कोशिश उनकी थी कि ये पूरा का पूरा एक तरीके का दंगा फैल जाए, लेकिन वहां पर वो दंगा नहीं फैला। और दंगा नहीं फैला, लेकिन सरकार ने जिस तरीके के एनकाउंटर किए उससे ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर के जो रूलिंग दिए थे उसको वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब ये रूलिंग ये है कि आप पूरे परिवार को निशाना नहीं बना सकते
और उस परिवार के लोगों को पकड़ करके जो उनकी बेटी ने कहा के गए और इनका एनकाउंटर कर देंगे, ये वाली बात, तो वो बात एकदम सामने आ गई। तो एक तो मेरा कहना यह है कि ध्रुवीकरण का और भी प्रयास चलेगा, पूरे चुनाव के पहले पहले इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन देश की जनता जो है वो समझ चुकी है और इसलिए ये चल नहीं पाएगा। मैं एक तो ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में कि जो लोग ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी एक साथ चुनाव नहीं कराने की स्थिति में है। 4 राज्यों को चुनाव कराने की वो स्थिति के नहीं अंदर है, ये वाली बात एकदम साफ है। और अब जो चुनाव की स्थिति बन रही है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर जो काम उन्होंने हरियाणा के अंदर करने की कोशिश की थी, जाट वर्सेस नॉन जाट की, उसी तरीके की कोशिश यहाँ पर मराठा वर्सेस ओबीसी का एक बड़ा जो है ये खड़ा करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। उसके अंदर ऐसा है कि जारंगे पाटिल जो है उनका 13-14 जो है जिलों के अंदर असर है, और जिस तरीके की वो भाषा बोल रहे हैं, मतलब आरक्षण चाहिए मराठा को, वो भी ओबीसी का हिस्से में चाहिए, कुल मिलाकर के एक तरफ ओबीसी करने की कोशिश उनके द्वारा हो रही है। अब अगर मराठा एकजुट होते हैं तो क्या होने वाला है? मराठा एकजुट होंगे तो उसका लाभ किस किस को मिलेगा? एक तो शरद पवार को मिलने वाला है, एक शिंदे को मिलने वाला है जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं जो मराठा टिकट पा जाएंगे किसी भी पार्टी से, उनको मिलने वाला है। लेकिन इसका जो पूरा बैकलैश है, वो भी बैकलैश जो है ओबीसी को लेकर के बहुत बड़ा इसका बैकलैश है। जो एक कांग्रेस के सामने चुनौती थी हरियाणा के अंदर कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, नॉन जाट को जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर लिया, अपने साथ में लोगों को जोड़ने का काम कर लिया था, उसी तरीके से ओबीसी का कितना हिस्सा ले पाता है इंडिया गठबंधन, इसकी जो तीनों पार्टियां हैं, ये बहुत एक अहम प्रश्न है, ये मेरा एक कहना है। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि देखिए यहाँ पर अब जो है जो ध्रुवीकरण इस तरीके का चुनाव की राजनीति में वहां हो गया कि एक तो है ही है मतलब शिंदे जिसका नेतृत्व कर रहे हैं या बीजेपी जिसका नेतृत्व कर रही है, बाकी जो है महाविकास अघाड़ी है ही है, लेकिन एक वंचित अघाड़ी आ गई, और एक और जो है वो कहते हैं परिवर्तन वाला जो है, वहां पे कुछ किसान नेता हैं, वो लोगों ने मिलकर के जो है वो राजू शेट्टी और जो बच्चू कडू और तमाम सारे लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के बनाई है। तो अब अगर 4 जगह पर मतलब 4 केंद्र बन रहे हैं जो कि वोट मांगेंगे, और ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो चुनाव लड़ा था, वो एक सीट के ऊपर 4-4 कैंडिडेट लड़ाए थे। एक तो अपना लड़ाया, खुद का ऑफिशियल कैंडिडेट लड़ाया बीजेपी का, फिर उसके बाद में एक रेबेल जो बीजेपी का था उसको भी फाइनेंस किया, फिर इसके बाद में जो है मायावती जी के साथ में जो कैंडिडेट आया, फिर जो एक चंद्रशेखर रावण के साथ में कैंडिडेट आया, मतलब एक जगह पर एक आध और इंडिपेंडेंट, मतलब एक जगह पर 5-5 कैंडिडेट्स को पूरा फाइनेंस करके वो माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, मतलब जातियों का, वो करने की कोशिश उन्होंने की। इसके बावजूद भी वो जहां तक पहुंचे वो केवल 0.6% का उसके अंदर डिफरेंस रहा। अब यहाँ पर लोकसभा में और में जो अंतर था दोनों ये जो वहां पर मोर्चे हैं, 1% का उनके अंदर अंतर था। इसका मतलब ये है कि फाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट है, और उस क्लोज फाइट के अंदर जो है वो मतलब जितना इंडिया गठबंधन ब्रॉडेस्ट पॉसिबल अलायंस बनाएगा, मतलब ये है कि आपको मालूम है कि जैसे कांग्रेस के भी कई रेबेल खड़े हो गए थे, उस तरीके के इंडिया गठबंधन के रेबेल नहीं होने चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि वो और जो लेफ्ट के जैसे लोग हैं, लेफ्ट के लोगों की कुछ जगहों पर उनकी ताकत है, कुछ जगह पर पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की अपनी ताकत है। मेरा कहना यह है कि इंडिया गठबंधन को अपने आप को जो है वो ब्रॉड करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। हालांकि आप ये देखिए कि एक बेस वोट माना जाता है ना, जैसे ब्राह्मणों का माना जाता है कि वो भाजपा के साथ रहेंगे। अब इन्होंने तमाम किस्म के जो एक बोर्ड्स बना दिए, तो महापंडितों का मतलब एक ब्राह्मणों का एक अलग बना दिया, उसमें जो इन्होंने चीफ बनाया तो वो चीफ ऐसा बना दिया कि बहुत बदनामशुदा ब्राह्मण है।
तो उसको लेकर के पुणे के ब्राह्मण, जो कि मान के चला जाता है, पूरे देश के लोग मानते हैं कि भाई ब्राह्मण तो एक ही जगह पर वोट करेगा, लेकिन वो भी उसके खिलाफ है। और जिस तरीके से चढ़ाने का काम कर रहे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे फडणवीस जो कर रहे हैं काम, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा रिएक्शन है। और फडणवीस की नहीं चल रही है, ये वाली बात भी एकदम साफ है। तो मेरा कहना यह है कि इस समय स्थिति बहुत ज्यादा जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी लोगों के बीच में आगे है। लोगों के बीच में इसलिए आगे है कि लोगों को लगता है कि इनकी सरकार पिछली बार बनी थी, उस सरकार को हाईजैक कर लिया गया और उनको एक सिंपैथी वाला जो एक फैक्टर है, हालांकि उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव के अंदर काम किया था लोकसभा में, जिस तरीके का लाभ मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी एक कदम आगे चल रहा है महाविकास आघाड़ी। उसे एक बढ़िया एक माइक्रो मैनेजमेंट की उसे जरूरत है। रिबेल खड़े ना हो, एक साथ कैंपेन हो, इंडिया गठबंधन की 2-4-5 बड़ी रैलियां हो जिसमें इसके जितने प्रमुख नेता हैं वो सब शामिल हो। समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव जा रहे हैं, अब अखिलेश यादव उन्हें 4 सीट देते हैं, 6 सीट देते हैं, मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी तो जो भी उसे सीटें मिलेंगी उसके साथ में वो आगे बढ़ने वाली है। तो उन लीडर्स का पूरे जो लीडर्स है उनका पूरा उपयोग इंडिया गठबंधन अगर कर पाएगा तो मुझे लगता है कि नतीजा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में निकल सकता है। लेकिन भाजपा घबराई हुई है। वीरेंद्र सेंगर जी की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, डरी हुई है और इसलिए गंगा स्नान से लेकर के और कार्तिक स्नान तक की आड़ लेकर के चुनाव को यूपी में आगे बढ़वाने की कोशिश वो कर रही है। ये लड़ाई जो है वो तर्क और जो अंधभक्त हैं उन लोगों के बीच की लड़ाई ये है और इसके अंदर मुझे लगता है कि तर्कवादी जो है अगर वो इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो अंधभक्तों से मुकाबला करना उनका संभव हो सकेगा। बिल्कुल। और आपने जो लास्ट में बात कही कि किन किन बहानों के जरिए वो तारीख आगे बढ़वाना चाह रही है, तो ये फिक्र तो इंडिया गठबंधन को भी होनी चाहिए कि भाई अगर वोटर्स नहीं निकलेंगे तो नुकसान तो उनका भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी जो कि डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, उनके पास तमाम तरह के, और सिर्फ उपचुनाव है, 9 सीटों का 10 पे वो करा नहीं पा रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है वहां पर चलिए कह दिया उन्होंने कि वहां पर किस तरह के टेक्निकल वहां पर प्रॉब्लम है तो नहीं करा पाए, लेकिन इसको लेकर इंडिया गठबंधन जरूर उसको आड़े हाथों ले रहा है। लेकिन सवाल फिर यही है राकेश अचल जी कि बीजेपी अगर हम फिलहाल अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि पहले उसके साथ ये हुआ करता था कि नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा, उनके पास उनका मैजिक और उनकी जिस तरह की भाषा और तमाम चीजों से लगता था कि भाई किसी भी चुनाव में नैया पार हो सकती है। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन और उससे पहले भी ये साफ होना शुरू हो गया कि उनके चेहरे से तो अब जीत हासिल नहीं हो पाएगी। और इसीलिए अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है उस पर अलग तरीके से भी काम करती हुई नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी को ये इस बारे में तो कहना ही पड़ेगा कि जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वो अपने चारों हाथ पैर जो है वो चारों दिशाओं में फैलाकर वो अपने इलेक्शन को लड़ते हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में क्या आपको लग रहा है कि लीड लेता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो उसने अपनी पिछली गलतियों से वो सबक ले रहा है? जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की गई कि देखिए वोटर लिस्ट से उन वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं जो कि इंडिया के वोटर्स हो सकते हैं, ईवीएम को लेकर जिस तरह से वो मुखर हो रही है, या फिर दलितों की बात करना, ओबीसी, इन सबको साथ लेके चलने के बाद जो इंडिया गठबंधन लगातार करता रहा और उसका प्रमुख चेहरा राहुल गांधी। तो क्या आपको फिलहाल फर्क इस रणनीति में आपको नजर आता है? बुशरा जी देखिए, अभी जैसे डॉक्टर सुनीलम साहब ने कहा कि महाराष्ट्र और हमारे झारखंड के चुनाव दूसरे तरह के चुनाव हैं, वहाँ वो प्रयोग कामयाब नहीं हो सकते जो हरियाणा में हो गए और जो उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसमें छत्तीसगढ़ में हो गए। महाराष्ट्र का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। वहाँ जो महायुति है और जो अघाड़ी गठबंधन है, महाराष्ट्र अघाड़ी गठबंधन है, इन दोनों की स्थिति बड़ी विचित्र है। सबके पास अपनी ताकत, कोई पूरी ताकत किसी एक दल के पास नहीं है। सब छोटे छोटे दलों के जोड़ तोड़ से सत्ता में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है
कि महाराष्ट्र की जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, देश को सबसे ज्यादा जीएसटी भी कमा के देती है, वहाँ की जनता अब साफ तौर पर ये समझ चुकी है कि महाराष्ट्र का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है कि वो अपने ही सहयोगी दलों को निगलती है, बड़ी मछली छोटी जी मछली को निगलती है, ये वाला फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी कई जगह दिखा चुकी है। और महाराष्ट्र में जो अगाड़ी युति है उसके जो नेता हैं, उनके मुद्दे, उनके कार्यक्रम, उनकी गारंटियां एकदम अलग हैं, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में जाती है वहाँ नए तरीके से गारंटियां देती है, नए तरीके से राजनीति करती है। तो अब स्थिति ये है कि दोनों ही राज्यों में अब जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इसके लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। अगर इंडिया गठबंधन यहाँ, जैसा कि सुनील जी कह रहे थे, कि जरा सी भी चूक करता है माइक्रो मैनेजमेंट में खास तौर पर, क्योंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई चुनावों में ये साबित कर दिया है कि वो ऐन वक्त पर अपने ढंग से इबारत लिख सकती है। तो अब हरियाणा में दूध से जल गए हैं तो छाछ फूक फूक कर पिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी शरद पवार का गुट हो, या जो किसान संगठन नए बन गए हैं वो हो, सबको उनके हिस्से के हिसाब से सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी। यही स्थिति कमोबेश झारखंड में होने वाली है, क्योंकि झारखंड में भी जनता के स्वाभिमान को, जैसा मैंने पहले भी चक्र में कहा था, कि आहत किया गया है। तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। आदिवासी बहुल वो जो राज्य है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों राज्यों को राजनीति में अभी वो चर्चा में फ्रेज नहीं आया है कि सोने की लंका समझा जाता है। महाराष्ट्र सबसे धनवान प्रदेश है और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में झारखंड भी किसी से कम नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी नजर इन दोनों राज्यों के सोने पर है, और वो चाहते हैं कैसे भी भाजपा साम दाम दंड भेद के अलावा भी बेईमानी करके जीते तो जीत जाए। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, उसका असर भी इन दोनों राज्यों के चुनाव पर पड़ेगा। और एक ये मानसिक जो दबाव बनने वाला है भारतीय महाराष्ट्र और झारखंड के भारतीय जो भाजपा नेताओं पर है, वो असर दिखाएगा। आप देखें, यहाँ पर मोदी जी का चेहरा चलने वाला नहीं है, हरियाणा में भी मोदी जी का चेहरा नहीं चला, हरियाणा में कुछ और चला जिसकी ओर इशारा सुनील जी ने किया था। तो यहाँ न तो आपका मराठियों का और गैर मराठियों का, चित्पावनों का और इनका पवारों का चलना है, यहाँ चलना है कि अपना अपना वजूद कैसे बचे। और अगर ये छोटे छोटे संगठन जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में लौटे। तो आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में परिदृश्य बहुत तेजी से बदलेगा, और जो हवा है वो ठीक वैसी ही चलेगी जैसी हरियाणा में चली थी। लेकिन उस हवा को पहले आंधी और फिर सुनामी में बदलते हुए देख लेने भर से सुख नहीं मिलेगा। उस सुनामी के तहत पूरा स्वीप अप करने की स्थितियां जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई हासिल होने वाला नहीं है। नहीं तो अंत में वही होगा जैसा कि हरियाणा में हुआ। आपने तारीखें अपने हिसाब से बदलवा दी, तो इलेक्शन कमीशन को ये मालूम है कि जो उसे काम करना है वो उसे महाराष्ट्र की जनता के हिसाब से नहीं करना है, उसे झारखंड की जनता के हिसाब से नहीं करना है, उसे भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से करना है। उसे उत्तर प्रदेश के कार्तिक स्नान से भी कोई लेना देना नहीं है। जब ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई उसके पहले सारे तथ्य ईसी के सामने थे, लेकिन वो तो एक तरीका है, वारदात है कि हम तारीखें बदल पाएंगे। अब जब 23 तारीख को आप पहले कार्यक्रम दे चुके हैं कि मतगणना हो जाएगी, परिणाम आ जाएंगे, तो 23 के बाद आप वहां पर उपचुनाव की बात कैसे कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है चुनाव की तारीखें न बदलने दे, और जिस ढंग से अभी हवा बनी है उसको कायम रखे, तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय फिर से शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये बदला बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो हर तरीके के वो हथकंडे अपनाएगी जो उसको अपनाने हैं जिससे उसे जीत हासिल हो सके। और यही बात हरियाणा के लिए भी कही गई थी, क्योंकि ये डर था कि
अगर वहां पर सत्ता बदलती है तो कैसे फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे और फिर वो क्या कुछ बदल सकते हैं और कैसे दिल्ली की सत्ता फिर हिल सकती है। और इसीलिए हमने देखा कि हरियाणा में जो कुछ किया गया उसका जिक्र जब तक होता रहेगा जब तक महाराष्ट्र और हरियाणा के महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं। तो नीलम जी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें मेरा एक सवाल भी कि महाराष्ट्र और झारखंड अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो दिल्ली में फिर क्या बदलेगा? जी डॉक्टर सुनीलम, आपको मेरी जी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। पहली बात तो मेरे को ये जोड़नी है कि एक जो प्लस पॉइंट है इंडिया गठबंधन का बड़ा महाराष्ट्र में और झारखंड में, जो बड़े जन संगठन हैं, मतलब जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो काफी बड़ी वहां पर उसकी एक ताकत है महाराष्ट्र में झारखंड में। वो इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हुए हैं। मतलब साथ का मतलब ये है कि वो उसका प्रचार करें ना करें, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ में खड़े हुए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी से कर्नाटक में नतीजा निकला था। आपको याद होगा इडालू कर्नाटका वाला जो पूरा प्रयोग था, जिसमें सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ी भूमिका विधानसभा वाइज जो है, ये जो बात अभी आपने कहा कि ये जो कट गए हैं नाम तमाम किस्म के, तो वोटर्स रजिस्ट्रेशन का काम तो लगातार प्रोसेस के अंदर रहता है। तो बड़े पैमाने पर ये दोनों राज्यों के अंदर भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने वोटर रजिस्ट्रेशन करने का काम भी किया है। और कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज किस तरीके के कम्युनिटी लीडर्स कहां पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सब उसकी एक मैपिंग करना, उसमें उसकी पूरी तैयारी है। तो मेरा एक मैं वो फैक्टर था जो आमतौर पे कम लोग जानते हैं। मैं चाहता था कि उसका एक एडिशन करने का काम करूं। ये एक बात। दूसरा ये है कि देखिए देश तो छटपटा रहा है। बैसाखियां जो हैं वो कब तक काम करेंगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। अभी आपने ये देखा था कि मतलब पूरी बिहार की पॉलिटिक्स जो है, उसके अंदर भी बहुत सारे दबाव और बहुत सारे नई बातें सुनने जानने को पूरी मिल रही हैं। तो एक तो ये है कि नीचे से बहुत दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर कि भाई आप वजह से ही ये सरकार चल रही है और आपको जो है इससे हटने का काम करना चाहिए। तो ये जो एक दबाव है, उसका भी एक नतीजा दिखलाई भी पड़ेगा। अभी क्या है कि जनता दल यू जो है, उसके प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहां पर एक अपने एमएलसी हैं वहां पे, कपिल पाटिल करके, तो वो भी कुछ सीटें वहां पर मांग रहे हैं। उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी, नहीं सीटें मिलेंगी, वो खुद अपनी सीटें लड़ाने का काम भी वो करने वाले हैं। तो मतलब ऑल इज नॉट वेल, मतलब ये एनडीए के अंदर भी सब कुछ जो कॉम्बिनेशन दिखलाई पड़ रहा है वो बहुत कुछ ठीक ठाक होने वाला नहीं है। उसके अंदर भी तमाम सारी गड़बड़ें होने वाली हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर मतलब चुनाव आयोग की जो मैनिपुलेशंस हैं, उसके ऊपर अगर जो है दबाव बना करके इंडिया गठबंधन रख पाया और चुनाव आयोग को ये लगा कि अगर हम गड़बड़ करेंगे तो जनता सड़कों के ऊपर होगी, ये बात अगर कन्वे कर पाए इंडिया गठबंधन और अगर कंट्रोल कर पाए इस तरीके से कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, मतलब ईवीएम वाला जो मैनिपुलेशन है जो है, या जो आखिरी के अंदर गिनती के अंदर जो रह जाता है कि जो 1500 वोट का जो पूरा रिटर्निंग ऑफिसर अपनी तरफ से ही पूरा अनाउंस करके और फिर वो वोट का मैनेजमेंट हो जाता है, वो सब अगर उसको अगर रोक पाएगा इंडिया गठबंधन, तो मुझे लगता है कि ये बात मानी जा सकती है कि महाराष्ट्र और यहाँ पर सरकार बनने के बाद में सीधे सीधे उसका दिल्ली सरकार के ऊपर असर पड़ेगा और उसके अंदर हम परिवर्तन की उम्मीद कुछ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी आपसे कि उत्तर प्रदेश की तो हमने बात की, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की जब हम बात करते हैं तो फिलहाल आपको यहाँ पर अगर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, आपको किसकी स्थिति किस तरह से नजर आती है? और राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी झारखंड जा रहे हैं,
तो राहुल गांधी के मैजिक को आप किस तरह से देखते हैं आने वाले इलेक्शन में? क्योंकि हरियाणा में हम देखें तो हरियाणा में उस तरह से उन्होंने प्रचार नहीं किया जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। क्या झारखंड और महाराष्ट्र में हम उनको उतना एक्टिव देखेंगे और उनके चेहरे से कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोग उनको सुनना देखना अब पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने खुद हरियाणा में देखा। दूसरा जी, पहले तो जैसे की बात आई, सुनील जी ने कहा और राकेश जी ने कहा कि जो हरियाणा चुनाव में डिफिकल्ट तो हुआ, लेकिन इतना साफ हो गया कि मोदी जी का चेहरा जो जो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था, उनके बगैर कोई बीजेपी का चुनाव नहीं होता, तो ये साफ हो गया है। और शायद ये एनडीए को भी एहसास हो गया है कि केवल मोदी जी के चेहरे पर अब वो चुनाव नहीं जीत सकते। हरियाणा का जहां तक डिफिकल्ट सवाल है, तो उसमें सुनील जी ने सही कहा कि कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट का नहीं रखा। कांग्रेस का दिक्कत ये है कि दशकों से उसके पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं। जिन प्रदेशों में प्रभाव है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या हरियाणा भी था, उसके साथ भी ये दिक्कत ही उनके साथ ये हो गई कि केवल ग्राउंड में वर्कर नहीं रहे। इसीलिए वोटर लिस्ट में किसके नाम कटते हैं, कैसे नाम बीजेपी के लोग कटाते हैं, वो ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन मुझे लग रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में दूसरी स्थिति है। झारखंड में एक तो जो कांग्रेस के लोग बचे हुए हैं वो समझ गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस तरह के हरियाणा में था। महीनों से पहले मान लिया था कि हम तो बड़ी मेजोरिटी से जीत रहे हैं। खैर, हार के तमाम कारण हैं और लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में दोनों स्थिति है। एक तो अभी तक जो एक आम जो पूरे वहां पर जन भावना है वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के जो मोर्चा है उसके खिलाफ है। और जहां तक मराठा आंदोलन की बात है, तो मराठा लोग क्या होते हैं कि वो किसी कठपुतली को पसंद नहीं करते, किसी कठपुतली को अपना नेता नहीं मानते हैं। तो शिंदे जी और पवार जी में टक्कर नहीं आ रही है। लेकिन क्या है कि शरद पवार तो पके पकाए नेता हैं, मराठा नेता हैं, लेकिन शिंदे जी सभी जानते हैं, ये महाराष्ट्र में भी लोग जानते हैं कि वो इसमें बीजेपी की कठपुतली है। और केवल मुख्यमंत्री बनने के लालच में उन्होंने जो शिवसेना है, जिसके नाम पे वो अपनी सियासत कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात किया था। और मुझे लग रहा है कि जो उनके कुछ कारनामे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। अभी हाल में जिस तरह से एक बड़े नेता की, बाबा सिद्दीकी की, वहां खुलेआम हत्या हुई और जो एक बड़ा अपराधी है जो गुजरात के जेल में बंद है, वहां से वो तरह तरह के तांडव कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो बड़ी बड़ी बातें करती थी बीजेपी करती थी, उन्हीं के नेताजी हैं, वो गृह मंत्री हैं, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो बीजेपी का जो असलियत है वहां पे आ रहा है। और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे असंतोष है। मेरी बॉम्बे में, विदर्भ में काफी लोगों से बात होती रहती है, मित्रों से, वहां के पत्रकारों से। तो वहां जो स्थिति है काफी, जैसे ने कहा, तो मुझे लग रहा है ये काफी अपर एंड है। और जिस तरह की चालाकियां और जिस तरह की यहाँ पर ये कर पाए थे, तो वहां से संभव नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत है, लेकिन एक कांग्रेस को ये करना चाहिए। और जहां तक मेरा आकलन है, जो शरद पवार, इन दोनों पार्टियों के अंदर कोई मुख्यमंत्री का जो चहेता चेहरा नहीं है। ऐसे में चाहे शिवसेना को कांग्रेस से कम सीटें मिले, ठाकरे गुट को, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठाकरे जी का अगर मुख्यमंत्री के रूप में वो घोषित करते हैं या आगे करते हैं इशारों से, तो मुझे लग रहा है इसका गठबंधन को फायदा मिलेगा और काफी फायदा मिलेगा। और हो सकता है कि जितना अभी नहीं महसूस किया जा रहा है, और तो बीजेपी काफी पिछड़ सकती है। इसी तरह वहां पर जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड में जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री को उनका एक फर्जी केस में, जिसे कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जिस खेत से उसका कोई मतलब नहीं, उसको फंसा के 5 महीने तक जेल में रखा गया, और जिस तरह से तोड़ा गया, और जिस तरह से एक आदिवासी के साथ जो है सत्ता का मिसयूज किया गया, तो उसके खिलाफ काफी गुस्सा है। रांची में मेरी बात होती है, रांची में जाता भी रहा हूं, मेरा संपर्क रहा है काफी। तो गुस्सा जी, मुझे लग रहा है कि अभी अगर कोई बड़ी गलती लोगों से नहीं होती है, तो मुझे लग रहा है कि कोई कारण नहीं है कि ये जो भाजपा के हथकंडे हैं या बहराइच के दंगों का असर है,
मुझे लग रहा है नहीं पड़ेगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो बहराइच के दंगे हैं उनकी असलियत अब सामने आ रही है, और आ रही है किस तरह से जो है हजारों की भीड़ ने वहां पर चढ़ाई की और पुलिस पीछे पीछे रही। मतलब पुलिस दंगाइयों के साथ थी, किस तरह से किया गया और किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया और किस तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। तो जो भाजपा का चेहरा था, जो योगी जी भी कहते थे कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता, अब पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह दंगा नहीं, किस तरह से नंगा नाच होता है। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं वहां पर, और पुलिस के अधिकारी भी किसी भाजपा के सदस्य की तरह, भाजपा नेता की तरह हरकत कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आम जनता में इसका असर नहीं आ रहा। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं, सेंट्रल यूपी में, तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात होती रहती है कि अब वो उस तरह का उन्माद नहीं रह गया पहले की तरह कि आपने एक जगह दंगा करा दिया और महीनों तक वो हवा बनी रहती थी। मुझे लग रहा है कि बहराइच दंगे का उल्टा असर होने वाला है। जी उषा जी, तो मुझे लग रहा है कि जो इनके हथकंडे हैं इनके ऊपर पड़ने वाले हैं। और अब इन्होंने विकास की बात करना छोड़ ही दिया है। जो पहले मोदी जी ने विकास की बात छोड़ी, अब योगी जी ने भी विकास की बात छोड़ी। केवल दंगों के भरोसे और केवल हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के भरोसे बीजेपी अब कोई चुनाव जीतने नहीं जा रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि हरियाणा में तो खैर जिस तरह की हुई तमाम तरह की विवेचना हो भी चुकी है, और कांग्रेस का वहां ओवर कॉन्फिडेंस रहा, और कांग्रेस ने क्या है कि थोड़ी उदारता नहीं दिखाई। अगर वहां एक आध सीट सपा को दे देती तो मुझे लग रहा है कि स्थितियां थोड़ी बेहतर होती। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की, और राहुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसका फायदा झारखंड में मिलेगा और लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी मिलेगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो टीम मोदी जी की है वो आमना सामने करने से बचती है। कि जहां राहुल जी की रैली होती है, पहले वो कर लेते थे दो दो करके और उसका प्रभाव भी डालने की कोशिश करते थे, अब वैसी स्थिति नहीं रही। राहुल गांधी काफी भारी पड़ रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता पर। जी सर जी। और यहाँ पर चीजें जो है वो हरियाणा से डिफरेंट इसलिए भी हैं क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच था, और यहाँ पर मुकाबला झारखंड की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर मुकाबला या फिर उपचुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मुकाबला इंडिया गठबंधन का एनडीए से है, या कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया का मुकाबला हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है। तो यहाँ पर चीजें इसलिए भी डिफरेंट हो जाती हैं। आने वाले टाइम्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव थोड़ा पकेगा कह सकते हैं, जब रैलियां शुरू होंगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों ही जगहों पर जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद देखना होगा कि कितने बागी सामने निकल कर आते हैं और बागियों से किसको कितना नुकसान होता है, कौन से मुद्दे हैं हावी होते हैं, क्या जातीय समीकरण और जातीय गोलबंदी जो है हर चीज पर भारी पड़ेगी, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राकेश अचल जी, कीमती वक्त देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी वीरेंद्र जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का